किस तरह बनती है संसद। तो यहाँ हमें बताया गया है कि संसद जो है वह किस तरह से बनती है। संसद पार्लियामेंट, तो संसद जो है उसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। तो यह हमें बताया गया है कि संसद ने जो है संसदीय लोकतंत्र के रूप में जो है इस स्वरूप को स्वीकार किया है। और भारत में संसद जो है वह सर्वोच्च एक संस्था है। भारत की संसद जो है वह राष्ट्रपति तथा 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बनी हुई है। तो राज्यसभा जो है वह ऊपरी सदन कहलाता है संसद का, तथा लोकसभा जो है वह संसद का निचला सदन कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे संसद, जिसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तरह से जो है यहाँ पे इसके 3 अंग होते हैं और इसके द्वारा यह बनी होती है। तो संसद में जो है लोकसभा यह जो है संसद का निचला सदन कहलाता है और राज्यसभा जो है वह संसद का ऊपरी सदन कहलाता है। लोकसभा में जो है कुल सदस्य 545 होते हैं और गुजरात की जो है 26 बैठकें यहाँ पे है। और उसके बाद जो है यहाँ पे राज्यसभा में कुल सदस्य जो है 250 होते हैं और गुजरात की जो है 11 बैठकें यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ हमें बताया गया है कि लोकसभा में जो है कुल 545 सदस्य होते हैं, जिसमें कि गुजरात की 26 बैठकें हैं, तथा राज्यसभा में जो है कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें गुजरात की 11 बैठकें हैं। और यहाँ पे जो है सारा राष्ट्रपति के द्वारा यह कार्य होता है। स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति और भागीदारी होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह हमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो यह भारतीय संसद जो रचित किया गया है, इसके लोकतंत्र के सिद्धांतों में जो है भारत के लोगों का यह विश्वास और प्रतीक रहा हुआ है। और लोकतंत्र में जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है प्रजा की सहमति तथा प्रजा का साथ और प्रजा की भागीदारी होती है। हमारी शासन व्यवस्था में जो है संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वह संसद जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना संसद के विषय में जाना। अब हम यहाँ पे संसद के कार्य जानेंगे। संसद निम्नानुसार कार्य करती है। तो यह हमें बताया गया है कि संसद जो है वह कौन कौन से कार्य करती है। सरकार पर विविध रूप से नियंत्रण रखना और उससे उत्तरदायी रखना। तो यह हमें बताया गया है कि सरकार पर जो है विविध रूप से नियंत्रण रखना तथा उससे जो है उत्तरदायी रखना, कि सरकार जो है किसी भी पक्ष में या जो है किसी भी पक्ष में आकर जो है वह निर्णय न ले तथा जो है वह निष्पक्ष यानी कि भेदभाव रहित रहे और इसे उत्तरदायी रखना। यह जो है संसद का कार्य रहता है कि किसी भी प्रकार से जो है प्रजा के साथ जो है उनके कल्याण के विरुद्ध में कोई कार्य न हो। कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून रद्द करना। तो यहाँ हमें दूसरा जो है संसद का कार्य बताया गया है कि कानून बनाना तथा जो कुछ कानून पुराने बने हुए हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना और पुराने कानून जो है उनको रद्द करना, यह संसद का कार्य है। तो अब हम आगे जानेंगे संसद भवन। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको संसद भवन का चित्र बताया गया है, जो कि कई बार आपने जो है समाचार में, टीवी में वगैरह देखा होगा तथा कई बार जो है आपने न्यूज़पेपर में वगैरह यह चित्र देखा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे यह जो है आपको संसद भवन का चित्र बताया गया है। उसके आगे है किस तरह लोकसभा बनती है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। पार्लियामेंट से यानी संसद से। दोस्तों, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी संसद में 2 सदनों की व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद और लोकसभा यानी लोगों का सदन की व्यवस्था है।
दोस्तों, राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन में से किसी भी सदन की मीटिंग बुला सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो दिल्ली में है। दोस्तों, भारतीय संसद का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, जिसकी तिथि है 12 फरवरी 1921। दोस्तों, संसद भवन को बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। 18 फरवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल इरविन ने किया था। दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने देश के शासन के लिए संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का चयन किया। संघ शासन के प्रमुख 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को पृथक रखा गया है, यानी अलग अलग रखा गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संविधान निर्माताओं का विचार था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही निकाय में निहित नहीं होने चाहिए, बल्कि अलग अलग होने चाहिए। और इस सिद्धांत को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उदाहरण है। दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनका यह मत था कि यदि सरकार की शक्तियां एक ही निकाय में निहित होंगी तो वह निरंकुश हो जाएगी और शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हों और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य न हो। दोस्तों, अमेरिका का संविधान भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। वहां सरकार की शक्तियां अलग अलग अंगों में निहित हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, उसे विधायिका और न्यायपालिका की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित है और न्यायपालिका शक्ति अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में निहित है। किंतु तीनों अंगों द्वारा उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारतीय संविधान में कठोरता से लागू नहीं किया गया है, लेकिन इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए। इसके लिए संविधान में इसके रोकथाम की व्यवस्था की गई है और इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और विधायिका तथा कार्यपालिका की मनमानी पूर्ण कृत्यों के विरुद्ध न्यायपालिका को शक्ति दी गई है कि उसके संविधान विरुद्ध कार्य को अविधिमान्य घोषित करके उन्हें अपनी अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सके। दोस्तों, जो चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आए उनको आप नोट जरूर करें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान ये रहे कि वीडियो एक बार आप पूरा सुने, उसके बाद में दोबारा से वीडियो को प्ले करके लिखें। एक बार केवल आप पूरा ध्यान सुनने में ही रखें, लिखने में नहीं रखें। तो चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में संसद यानी राज्यसभा एवं लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। यहाँ पर बात हो रही है स्वतंत्र भारत की। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। भारतीय संसद एवं उनके कार्य करने के संबंध में हमें वर्णन कहाँ पर मिलता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 में प्रावधान मिलता है। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति के बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तब हम राष्ट्रपति के बारे में डिटेल्स में और पढ़ेंगे। चलिए अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में संसद में 3 चीजें समाहित बताई थी: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम राज्यसभा पढ़ते हैं, उसके बाद में लोकसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति। तो चलिए अब राज्यसभा के बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, राज्य का स्थायी सदन राज्यसभा ही है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान देने की आवश्यकता है, आप इसको 5 वर्ष नहीं करके आ जाएं परीक्षा में, यह 6 वर्ष का होता है। किंतु इसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। यानी इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, यानी पद रिक्त हो जाते हैं और नवीन 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है।
दोस्तों सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पश्चात काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का गठन किया गया। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया। यह आपको ध्यान में रखना है, पहला सत्र कब आहूत किया गया? 13 मई 1952 को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है आहूत किया गया, यानी आहूत क्या होता है? राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, तो आहूत का मतलब क्या होता है ये भी जान लेना जरूरी है। काफी लोगों को ये पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। आहूत का मतलब होता है आमंत्रित करना, यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, यानी आमंत्रित कर सकता है। तो पहली बार कब आहूत किया गया था? 13 मई 1952 को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी इसमें। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है, यानी राज्यसभा में 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसमें से 238 सदस्य राज्यों से तथा संघीय क्षेत्रों से आते हैं तथा 12 शेष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इनका चुनाव नहीं होता 12 सदस्यों का। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ध्यान रहे, जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आगे दूसरे वीडियो में हम विस्तार पूर्वक और पढ़ लेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की पात्रताओं पर कि इनकी कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए और इनका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है। दोस्तों संविधान के 84 नंबर के अनुच्छेद में हमें संसद के सदस्यों की पात्रताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें राज्यसभा सदस्यों के लिए कहा गया है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए, यानी ऐसी अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी नियम या उसके अधीन नियमित विहित की जाए। कहने का मतलब यह है कि संसद द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वह सही होनी चाहिए। दोस्तों राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए उसकी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। धन विधेयक को छोड़कर के सभी प्रकार के विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनती है। दोस्तों अब बात करते हैं अगर पद रिक्त हो जाए उपराष्ट्रपति का तो क्या किया जाए, यानी जो सभापति होता है राज्यसभा का वो होता है उपराष्ट्रपति। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त है तो क्या किया जाए। मान लीजिए जब सभापति का पद रिक्त हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तब क्या होता है, उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है, यानी उपसभापति होता है वह सभापति बन जाता है राज्यसभा का। और यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी कंडीशन में राज्य का ऐसा सदस्य कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। दोस्तों राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि सभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद खाली कर देगा। दोस्तों इसके अलावा वह अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। इसके अलावा राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से भी प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकती है। इस प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उपराष्ट्रपति उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, पेंडिंग हो, तब उपराष्ट्रपति उस सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। दोस्तों राज्यसभा को दो ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं होते। पहला अधिकार अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय का दर्जा देते हैं, यानी
वह किसी विषय को राज्य सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय विषय की महत्व का दर्जा दे सकते हैं। इसके पश्चात संसद द्वारा उसे कानून बना दिया जाता है। और दूसरा विशेष अधिकार क्या है? दूसरा विशेष अधिकार ये है जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत दिया गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 से प्रस्ताव पारित करके नई स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित ना करे तब तक ना तो भारत सरकार और ना ही लोकसभा अखिल भारतीय सेवा की व्यवस्था कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो विशेष अधिकार मैंने आपको अभी बताए हैं, इनको आपको नोट करके याद जरूर रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं राज्यसभा के महत्व का। यह एक ऐसी सभा है जिसमें देश के योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति राजनीति के चुनाव की परेशानियों को झेले बिना सदस्य बन जाते हैं और इस प्रकार देश को उनके अनुभव तथा ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में पारित किए गए कानून को रोककर उन पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करती है। तो यह भी बहुत बड़ा महत्व है राज्यसभा का। इसके अलावा राज्यसभा राज्य हितों की संरक्षिका है जो संघीय सिद्धांत के अनुरूप है, किंतु व्यवहारतः राज्यसभा अब राज्य के हित के लिए ही कार्य नहीं करती वरन राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रख करके कार्य करती है। और यह परिवर्तन सभी संघीय संविधान वाले देशों